अब देखो, पिछली वीडियो के आगे का आप इधर देखें, अब ये आएगा। देखो, इलेक्ट्रोड विभव बहुत बार आता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेश हो जाती है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो आप यहाँ पे 25 डिग्री सी पर इतना जोड़ देंगे, थ्योरी यही काम कर देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जब विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत। अब देखो देखो ये है, इधर लिखेंगे धातु, इधर मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो एल आई का कितना होता है -3.04, के का -2.92, बी ए का -2.90। तो इसको इस तरीके से हमने इनका जो है क्या लिख दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। तो इधर से आप देखेंगे माइनस में, नीचे जाएंगे प्लस में, इसका मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है। तो बढ़ते क्रम में ये जो श्रेणी प्राप्त हो रही है इसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो इसकी विशेषताएं और लक्षण, दोनों में से कोई भी चीज आए बात एक ही है। नंबर एक, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वह अधिक अपचायक होती है। मतलब जो ऊपर होंगे एच के वो सारी अपचायक हैं, और जो एक दूसरे से ऊपर जाती है वो ज्यादा अपचायक हो जाती है। वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से ऊपर स्थित होती हैं वह H2 से अधिक अपचायक होती हैं। मतलब हाइड्रोजन से भी ज्यादा अपचयन वो कर सकती है जो श्रेणी में ऊपर आती है। तीसरा नंबर, विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। इसमें अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो इसमें आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस Cu। ठीक है। तो अगर मान लो ये वाली रिएक्शन इधर लिख दे, ये इधर लिख दे, तो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है। इससे ये भी पहचान सकते हैं कौन सी रिएक्शन हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। इसकी रिएक्शन में कैसे कर लो, Zn प्लस HCl इजिकल टू, यहाँ से बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे कर दें हम 2। ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगी। फिर इसके उपयोग, तो उपयोग में क्या है, नंबर एक, धातुओं के निष्कर्षण में, मतलब धातु बनाने में। नंबर दो, धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है वो इससे पता लग जाएगा। कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं का पता लगाने में, मतलब इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई है हो जाएगी। अगर मान लो जैसे इसी के नीचे हम लिख दे Cu प्लस HCl इजिकल टू CuCl2 प्लस H2, यहाँ पे 2 लिखा हो तो ये वाली अभिक्रिया असंभव है और ये वाली संभव है। इस तरीके से पता लगा लेंगे। कोई अभिक्रिया, ये हो गया। अब इसके नीचे आता है किसी सेल का ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। ठीक है। इतनी चीजें इसमें देखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें एन का मान देखना होता है। तो एन का मान कैसे देखेंगे, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ देखो प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे एन लिख लें, कितना हो गया 2। अब ई का मान यहाँ से हमें पता चल रहा है कितना है, 1.1 वोल्ट। ठीक है। एफ का मान हमेशा कितना होता है, 96,500, जो कि पिछली वीडियो में हमने बता रखा है। अब मानक गिब्स ऊर्जा क्या होता है, डेल्टा जी नॉट। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE। ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का पिछले साल आया था। ठीक है। और 3 नंबर से कम में तो आने का सवाल ही नहीं बनता इसका, 5 नंबर का फिर भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें का एक क्वेश्चन आएगा। चेंज क्या चीज हो सकती है, ये चेंज हो सकता है, ये रिएक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन करना सबको ऐसे ही है। ठीक है। इसमें आप मान लगा दो, माइनस एन का कितना है 2, एफ का कितना है 96,500 और इसका 1.1। तो पहले 11 का पहाड़ा पढ़ लें, 2 0 ऐसे उतार दें। अब 11 पंजे 55 के कितने होते हैं 5, हासिल लगे 5। 11 छंग 66, 66 और 5 कितना हुआ 71, हासिल लगे 7। 11 ने 99, 99 में अगर हम 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा 106। अब गुणा में कितना बचा 2। ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद था, 1 के बाद। तो ये वाले जीरो का मतलब खत्म। अब इसमें गुणा कर लें, सबसे पहले 0 लिख लो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 दूनी
12, 2 जीरो का जीरो, एक उतार दो, 2 ही कम 2। ठीक है, ये है चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे माइनस का। इतने जो है जूल ऊर्जा आ गई। अब इसको क्या है, हमें किलो जूल में बदलना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 स्थान बाईं ओर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 212.3 गुणा 10 की घात 3 जूल, ये 3 है। ठीक है, अब डेल्टा जी नोट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -212.3 किलो जूल। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, इसमें चेंज होने वाली चीज जो है केवल क्या है, या तो आपका ये चीज चेंज होगी, रिएक्शन चेंज होगी, तरीका यही रहेगा, एफ का मान कभी चेंज नहीं होना। एन यहां से देख के हमें पता चल जाएगा जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, और जी नोट हमें निकालना है, फॉर्मूला में सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्न सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब इसमें देखो सेल की अभिक्रिया लिखी है, जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए हैं। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें सिर्फ मान लिख रहे हैं। देखो E1 का मान हो जाएगा 0.80 वोल्ट। ठीक है, E2 का आपका हो जाएगा माइनस का 0.4 वोल्ट। ठीक, नहीं गलत लिख गया यार, ये E1, ये E2 का होगा और ये E1 का होगा। अब इसमें सेल का हमें विद्युत वाहक बल चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर E2 माइनस E1। आसान चीज है, सीधा लगा दो। मान लगाएंगे यहाँ पे 0.80 माइनस माइनस हो गया प्लस 0.40। बहुत आसान तरीका है, ऐसे कोई नहीं कराएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधे सूत्र में फिट कर दो। अब यहाँ पे जोड़ दो 0, 8 4 कितने होते हैं 12, एक के बाद पॉइंट, कितने वोल्ट, इसका आंसर हो गया। ये सवाल भी 5 नंबर का आया था, 3 का तो पक्का है।